ओके ठीक है, तो लोकसभा के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ों को देख चुके हैं। अब क्या होगा कि एक स्टेप वाइज चलेंगे, देखेंगे कि लोकसभा का प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले क्या कंडीशन आती है कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। एक दो चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ एकदम रैंडम आएंगी, जस्ट लाइक लिखा हुआ क्वालिफिकेशन में कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनका इलेक्शन का प्रोसेस ये है, एज इतनी होनी चाहिए। तो कुछ रैंडम कॉन्सेप्ट आएंगे जिसके ऊपर हम लोग डिबेट करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, और आप लोग को जो भी चीज़ इशू लगेगा आप लोग तुरंत ही उसके बारे में बताएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, पहली कंडीशन कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अब एक चीज़ और भी है, इंडियन सिटीज़न होने का मतलब क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आए और इंडिया की सिटीजनशिप ले ले तो क्या वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है? यस सर। वाई नॉट? एग्जैक्टली यस। एक्चुअली क्या है, ये प्रोसेस अमेरिका में फॉलो नहीं होता। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव इजी वे में देखें, अगर कोई पर्सन है और वो चाहता है, इंडिया में फॉरेनर है, इंडिया में आया, सिटीजनशिप उसने ले ली, और वो इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बन सकता है तो बन सकता है। क्यों? इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर इंडिया है, इंडिया में चाहे वो बाय बर्थ उसकी सिटीजनशिप मिली हो या उसने एक्वायर की हो, मतलब उसने यहाँ पर आके सिटीजनशिप ली हो, तब भी वो यहाँ का मेंबर बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस नहीं है। अमेरिका में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना तो आपको बाय बर्थ ही वहाँ का मेंबर होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो होती है, उसको बताना ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन, एज क्या है? 25 ईयर्स, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इंडिया में कितनी है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज 18 ईयर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक अलग डेट है, और ये लोकसभा के मेंबरशिप के लिए 25, उसको कम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है इससे पहले, कभी नाम सुना इसका, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? हाँ, तो हाँ, जैसे इसको एक एक करके, नहीं तो सब होश होश रहे, किसी की सुनाई नहीं देगी। बहुत बेसिक सा है। देखिए होता क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो एमपी हो, अगर कोई भी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके अलावा कोई भी ऑफिस को अदर होल्ड करता है जहां से वो प्रॉफिट अर्न करता हो, जस्ट लाइक उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही हो, कुछ और भी प्रोसेस दिए जा रहे हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। इसके बारे में डिस्कशन कहाँ पे की गई है, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 10 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन की गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, बहुत एक्सप्लेन कर दूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक डिफाइन नहीं है, सिर्फ मेंशन किया गया। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पार्लियामेंट कि वो डिफाइन करती है अक्सर, और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रिटेशन इसका करता है। बात क्लियर है? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कंडीशन क्या है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कहाँ पे डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 102 में इसके बारे में डिस्कशन की गई है फॉर दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर किसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताना है तो उसके बारे में हुई है। और अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किस आर्टिकल में बात हुई है? ये आप लोग का होमवर्क है। स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल कौन सा है जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात की गई है? ये होमवर्क है जो आप लोग को मेंशन करना है ग्रुप पे। ओके, नेक्स्ट चलिए, ये कुछ बेसिक सी क्वालिफिकेशन थी जो कि एक पर्सन के पास होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे देखने की एक बात कोशिश करिएगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, बहुत रिलैक्स होकर उसको देखिएगा। पार्लियामेंट इज अ कंपोजिशन ऑफ लोकसभा
राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट साहब पार्ट तो होते हैं लेकिन ये एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इनका लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर 3 स्टेजेस बनेंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 ऐसी स्टेज जिसमें लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। दूसरी कंडीशन होती है जहां पर लोकसभा इज लेस पावरफुल देन राज्यसभा। और तीसरी कंडीशन होती है लोकसभा की पावर राज्यसभा के बराबर हो। ये मेन कॉन्सेप्ट है, उसी में से ये जो पॉइंट है वो ड्राइव हुआ है, तो समझने की कोशिश करिएगा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब को अभी आप अलग रख दिए, वो एक एग्जीक्यूटिव में आते हैं, उनके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। नाउ वी हैव लोकसभा एंड द राज्यसभा। देयर आर 3 कंडीशन विल अराइज कि एक पहली कंडीशन जब लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। दूसरी कंडीशन होती है जब लोकसभा राज्यसभा से कम पावरफुल होती है। और तीसरी कंडीशन होती है जब लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंडीशन 3 फॉलो होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों जो सदन है आपके वो इक्वल है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। उसकी सिर्फ मेनली 2 कंडीशन आती हैं जिसमें आपके राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। इसमें पहली कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन आती है। एक कंडीशन है आर्टिकल 249 की और एक कंडीशन है आर्टिकल 312 की। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। जो लोकसभा राज्यसभा के इक्वल है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोकसभा राज्यसभा बराबर होती हैं। जो लोकसभा राज्यसभा से कुछ कंडीशन में थोड़ी लेस पावरफुल है वो 2 कंडीशन मेनली आती हैं। कौन सी? आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। ये है क्या आर्टिकल 249 312? आर्टिकल 249 कहता है कि सपोज दैट कोई नेशन में कोई एक अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, और अनसर्टेन सिचुएशन में हम लोग को पता है कि जो सेंटर होता है वो कुछ ज़्यादा पावरफुल होता है। सबको नॉर्मल पता है, जैसे इमरजेंसी मतलब कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक वॉर, जस्ट लाइक अ इमरजेंसी सिचुएशन, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट रूल, कुछ भी हो सकता है। वो डिफाइन नहीं कि अनसर्टेन सिचुएशन क्या होगा। अनसर्टेन सिचुएशन में राज्यसभा के पास पावर होती है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास करेगा और रेजोल्यूशन को पास करने के बाद एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। इसके बारे में बात कहाँ हुई है? आर्टिकल 249 में। अनसर्टेन सिचुएशन कभी नेशन में अराइव हो जाए तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो अपने यहाँ से एक रेजोल्यूशन को पास करे, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद करेगा क्या? ये अथॉरिटी दे देगा गवर्नमेंट को कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन कि नॉर्मल कंडीशन में एग्जैक्टली होता क्या है? वही, वेरी गुड। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? हमको पता है शेड्यूल 7 क्या है? शेड्यूल 7 हमको पता ही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द, है ना, ये हमको पता है। नॉर्मल कंडीशन में यूनियन लिस्ट पे यूनियन कानून बनाएगी और स्टेट लिस्ट स्टेट के ऊपर कानून बनाएगी, दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होता। बट कुछ अनसर्टेन सिचुएशन में कि स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर कानून बनाना बन जाए तो कैसे बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? तब राज्यसभा के पास पावर है ये, और ये स्पेसिफिक पावर है जिस इस कंडीशन में राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये बातें कहाँ पे लिखी गई हैं? आर्टिकल 249। गॉट इट पॉइंट? ठीक है, मूव ऑन टू आर्टिकल 312। ये भी एक स्पेशल पावर है राज्यसभा की जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से कम है। ये क्या है? सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको बोलते हैं, AIS। देखिए, एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज और एक होता है सिविल सर्विसेज। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग जब एग्जाम सुनते होंगे तो यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कराती है, IAS IPS और IRS IFS IFS का। उसमें क्या होता है कि कई तरह की कैटेगरी आती हैं, रेवेन्यू की भी है जॉब, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव की भी जॉब है, पुलिस की भी जॉब है। तो उसमें 3 जॉब ऐसी हैं जिनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसकी रिक्रूटमेंट
पोस्टिंग, इसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मतलब कि सारा सब कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है मोस्ट ऑफ द चीज़ में भी। लेकिन इंडिया में सिर्फ अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? IAS, IPS एंड IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। अब क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, अब एक IAS ऑफिसर की क्या इंपॉर्टेंस है बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्या होता है। सबसे बोल सकता है जो जिम्मेदार वाली जॉब होती है, कहीं ना कहीं वो होती है। तो ये 3 जॉब होती है जिनको हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं, सबसे हायर क्लास लेवल 1 की जॉब है। अब क्या होगा, सपोज है कुछ कंडीशन ऐसी आ गई कि हमको चौथी एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी पड़ी, देन व्हाट विल वी डू? देन दिस पावर गोज टू राज्यसभा अगेन। ये किस पावर आती है? आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 राज्यसभा को ये पावर देता है कि वो अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन को पास करे और रेजोल्यूशन को पास करने के बाद एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का वो गठन कर सकता है। देखिए ये 2 प्रोमिनेंट कंडीशन है। अभी कुछ कंडीशन और भी उठेंगी, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब का हटाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो कहाँ से होगा? देन अगेन राज्यसभा से होगा। तो राज्यसभा यहाँ पर भी ऐसे कुछ अनसर्टेन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है, इसको हमें याद रखना, इसको हम हिडन नहीं कर सकते। वो एक चीज़ और भी होगी, वाइस प्रेसिडेंट का प्रोसेस है। अब इसी तरीके से जो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी हटाना। तो मीन ये है कि ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। कंपैरिजन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी अभी इसमें बहुत कुछ है। अब ये कंडीशन मैं बोल रहा हूँ रेजोल्यूशन पास करेगी, व्हाट इज इट मीन? देन हाउ? बिल पास करना अलग है, बिल को पास करवाना इट्स टू डिफरेंट। बिकॉज बिल को पास करना क्या होता है? व्हाट इज बिल? देखिए एक चीज होती है, हम क्या करते हैं, प्रोसेस होता है क्या जनरली, बिल आता है, बिल कहाँ आता है? लोकसभा, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, है ना, वहां से पास आउट होता है राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा, है ना, देन प्रेसिडेंट। लीगल प्रोसेस ये तो था। अब ये तीनों जगह से जब पास हो गए, देन दिस बिल कॉल्ड एज एक्ट। पास होने का मतलब क्या है, ये भी आपके सिलेबस का नहीं, जब हायर स्टडी में जाएंगे तो मैं एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ। इसकी 3 अप्रूव्ड होना कैसे, मतलब कि क्या प्रोसेस होता, क्या एग्जैक्टली पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में? बहुत बेसिक सा, कैजुअली जो मिनिस्टर उसको लेके आते हैं। अब जो मिनिस्टर लेके आते हैं उसके आधार पर उनको बोला था मनी बिल है, प्राइवेट बिल है, ओरिजिनल बिल है, तो ये अलग अलग कंडीशन है। वहाँ पे वहाँ पर होती है वोटिंग, वोटिंग के बाद फिर मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से रेजोल्यूशन का प्रोसेस, तो ये एक बहुत इंटरनल डेप्थ है। अभी हमें क्या याद रखना है? सिर्फ इतनी चीज़ें, क्योंकि अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं, बहुत इंटरनल डेप्थ हो जाएगी, सिर्फ आप सिविक्स ही पढ़ते रह जाएंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हमें देखनी है, ये तो कंडीशन में देख ली कि जब लोकसभा राज्यसभा से कम पावरफुल होती है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जिसमें हम लोग को देखना है कि लोकसभा राज्यसभा से पावरफुल कब होती है। अब उसकी कुछ कंडीशन मैंने आपको डिफाइन कर दी है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। मनी बिल, मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। अब देखिए यहां पे एक चीज और भी है, अगर मैं लिख दूं ये फाइनेंस बिल, थोड़ा सा और इंटरनल जा रहा है। मनी बिल के लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 110 और फाइनेंस बिल के लिए होता है आर्टिकल 1171। आर्टिकल 117(1) बता रहा हूं, अभी कुछ प्रोसेस बता रहा हूं, थोड़ा और सोचिए क्या हो सकता है। होता है, जनरली होता है, लेकिन यहाँ पे जब किसी चीज़ की कैटेगरी डिफाइन करनी तो तब भी इसको लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, फाइनेंस बिल इज नॉट अ सिंगल बिल। जो बिल होते हैं वो देखिए, बिल होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल बिल। सिंपल बिल मतलब नॉर्मल से काम को करने के लिए जो बिल होते हैं उनको लोग बोलते हैं सिंपल बिल। एक बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लाते हैं तो वो बिल अलग तरीके का होता है। तीसरा बिल होता है मनी बिल, ठीक है। एक बिल होता है प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, जितना डाइजेस्ट कर पाइएगा उतना ही रखिएगा, मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मैं इन्फॉर्म है एमपी को तो सही बात नहीं पता, ये बात तो मैं मान रहा हूँ मैं पर एग्जैक्टली लेकिन आप लोग देखिए एजुकेशन का ये पर्पस है,
देखिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल होता है थर्ड वन इज फाइनेंस बिल, लास्ट वन मतलब कि। अब इसको देख लिए फिर हम आपको बताएं। देखिए सिंपल बिल क्या है, सिंपल सा कोई प्रोसेस करना है, वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, वी यूज सिंपल बिल, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब कि किसी प्रोविजन को चेंज करना, इजी है। मनी बिल पैसों से रिलेटेड मैटर है, टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को कम करना, इससे रिलेटेड कोई बिल होगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। इसी तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे क्या होता है कि जो आपकी पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा होती है तो वहाँ पर दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं पब्लिक मेंबर और एक होते हैं प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर का मतलब जो लोग मंत्री होते हैं, जैसे इस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी के जितने मंत्री होंगे ना वो पब्लिक मिनिस्टर हैं, मतलब मिनिस्टर है, पब्लिकली है, सरकारी हैं वो लोग। लेकिन उनके अलावा जैसे अभी अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी है सर, अगर उनके पर्सन जो कि सरकार में नहीं है तो अगर वो पर्सन कोई बिल लेके आते हैं, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी का जो बिल आया था, एलजीबीटी कम्युनिटी का, वो शायद शशि थरूर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, कुछ ऐसा था प्रोसेस। तो शशि थरूर साहब ही वाज नॉट इन गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो किस तरह का बिल था, प्राइवेट मेंबर बिल। रूलिंग पार्टी के अलावा कोई भी एमपी अगर बिल लेके आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वन है, लास्ट वन होता है फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल की ही कैटेगरी में मनी बिल भी आता है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। फाइनेंस बिल दो तरीके के होते हैं, इसी वजह से मैं बोला था कि सब लोग होते तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। कौन? हाँ ये सब बातें बाद में, ये सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है, ज़रूरी है। फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 3, नाम दिया गया 117 बोलते हैं। आर्टिकल 117(1) में फाइनेंस बिल 1 के बारे में बात की गई, आर्टिकल 117(3) में फाइनेंस बिल 2 में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि फाइनेंस बिल में जो आर्टिकल 171 में फाइनेंस बिल होता है वो लोकसभा में पेश होता है। 173 वाले के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। बात क्लियर? बस यहाँ पे आपको लगता 117(1) में फाइनेंस बिल 1 के बारे में बात की गई है, 117(3) में फाइनेंस बिल 2 के बारे में बात की गई है। क्लियर? लोकसभा में ओनली पेश किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? व्हाट्स योर नेम? श्रद्धा। ओके, चलिए ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी इसकी डेप्थ आप लोगों को कुछ नहीं बताएगी, ये तो बस एक ऊपर क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका क्या है, जिसमें हमारी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड एंड पास्ड ओनली इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड एंड पास्ड ओनली इन लोकसभा। व्हाट डज इट मीन? नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा? ऑपोजिशन पार्टी के अगर मेंबर्स मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ मतलब लेके जाते हैं पार्टी के मेंबर्स एंड 50 मेंबर्स की मेजॉरिटी होती है तो फिर ये गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। 15% की मेजॉरिटी होती है, वो होता है सपोर्टर, नॉट द मेजॉरिटी। मैं आपको बता रहा, ये प्रोसेस सही है। होता क्या है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैटर है कि रूलिंग पार्टी को आप हरा रहे हैं, मतलब उसको जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मीन्स 275 प्लस सीट्स उसके पास हैं। ये बात कैच कर पा रहे हैं आप लोग? 207 मेजॉरिटी है, 1+ बिकॉज एक ज़्यादा हो जाए। सपोज दैट यहाँ पे कितने लोग हैं? 5। अगर मैं पूछूं किसी चीज़ को मेजॉरिटी में लेना है, मैंने कहा कल क्लास होगी नहीं होगी, मेजॉरिटी में क्या डिसीजन होगा? अगर आप दो बोलें, आपने बोला यस, आपने बोला नहीं, तो डिसीजन कैसे लिएगा? +1, 50% का +1। सिर्फ एक ऐसा रूल है, बस नॉर्मल सा, कुछ वो नहीं है कि एक ही पर्सन, बस समझाने के लिए चीज़ें। तो क्या हुआ कि हमें कॉन्फिडेंस प्राप्त है, बीजेपी को वहाँ पे कॉन्फिडेंस प्राप्त है बिकॉज उसकी 350 प्लस सीट्स हैं। कैसे फिर कॉन्फिडेंस प्राप्त है? एक पार्टी को लोकसभा में कॉन्फिडेंस तब प्राप्त होता है जब वो 275 + 1 सीट हो उसके बाद।
उनके पास तो बहुत ज़्यादा सीटें। अब उसी को नो कॉन्फिडेंस में लाने के लिए जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो एक बिल लेके आती हैं। बिल में जैसे अभी आपने बोला क्या होना चाहिए, 50 मेंबर 50 मेंबर, वो क्या करते हैं, सपोर्ट होना चाहिए कि जैसे अब हम बिल लेने जा रहे हैं तो कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, अपोजिशन पार्टी में कौन कौन को सपोर्ट कर रहा है, तो कम से कम मिनिमम ये बंदे होने चाहिए, फिर वो बिल आएगा। ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। अब ये भी एक रूल है जिसके ऊपर रूलिंग आई थी कि अपोजिशन पार्टी बोलेंगे किसको, तो बोला जाता है कि जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए, वो मैं डेप्थ नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत डेप्थ हो जाएगी, मैटर नहीं है। अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जितनी भी होती है वो मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, उसके अलावा जितनी भी हैं वो मोस्ट ऑफ द अपोजिशन पार्टी। वो लेके आएंगी क्या, एक बिल लेके आएंगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो आपकी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको कॉन्फिडेंस लोकसभा में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो आपका इलेक्शन होता है वो लोकसभा के लिए होता है, ना कि राज्यसभा के लिए होता है। तो ये बेसिक से डिसीजन है, इसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा अपोजिशन पार्टी लेती है। और कंडीशन क्या होती है, अगर ये बिल पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा, सरकार गिर जाएगी, देन नेक्स्ट सरकार आएगी। और एक इसी को और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होगा, हम लोगों ने आपको बताया था किचन कैबिनेट, मैंने आपको बता दिया था। एक और कॉन्सेप्ट होता है शैडो कैबिनेट, एक कॉन्सेप्ट और होता है, लगे हाथ देखिए, कौन सा, किचन कैबिनेट, ये आप लोगों को नहीं बताया मैंने। देखिए होता क्या है, जनरली कैसे गवर्नमेंट है, शायद हम लोग कल यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तब उसमें बात होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। अभी बीजेपी है, इसी वजह से मैं बोला, देखिए जैसे ये बीजेपी है तो निकालने की जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सिविक्स में ये होता है कि लोग इतना रिलेट कर लेते हैं कि वो क्लास उसी के अकॉर्डिंग चलती है। देखिए अभी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है ना, तो मान लीजिए कि दिस इज़ योर लोकसभा है ना, तो इसमें मेजॉरिटी में तो क्या है, बीजेपी है, बाकी सब में कौन है, अपोजिशन मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने बीजेपी के मेंबर 350 मेंबर्स तो मिनिस्टर नहीं है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि उसमें से 350 लोग से ज़्यादा वहाँ पे चुन के आए, उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, है ना। तो इन 350 प्लस लोगों में से एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बीजेपी कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी में कहीं होगा, है ना, इन्हीं बीजेपी के मेंबर में से तो होगा। इसके लिए कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी रूल बनाया है कि जो टोटल स्ट्रेंथ हो उसका 15% से ज़्यादा ना हो। अभी ये पूरी डिबेट है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो अलग है, वो अभी नहीं बता सकते, बस समझाने के लिए। देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लिए, ये सब मैं आपको बता दूंगा। रूलिंग पार्टी में से एक ग्रुप ऑफ पीपल निकलेगा जिसको मिनिस्टर बनाया जाएगा, जिसको हमने क्या बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% है, तो नियरली 60-70 मेंबर मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्या सारे ही मिनिस्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हैं? नो, उसमें से कुछ और मिनिस्टर की छटनी की जाती है, कुछ और मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक छोटी सी एंटिटी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट, छोटी सी एंटिटी उसी के अंदर होती है। कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि इसमें एक मिनिस्टर को एक एक पोर्टफोलियो मिला होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण आजकल लखनऊ में ही है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, इसी तरह होम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सब चीज़ें। तो बीजेपी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से क्या हमारा बन गया, कैबिनेट, है ना। अब क्या होता है, कैबिनेट तो ये एक लीगल टर्म है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ अपने डिसीजन लेने के लिए उन कैबिनेट में से भी कुछ उनके बहुत चहीते होते हैं, चहीते का मतलब जो उनके ज़्यादा करीब होते हैं, जिनसे वो अपनी बातें डिस्कशन करते हैं। ये एक कैजुअल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन का मैटर क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है ना किचन, उसमें बहुत कम ही लोग जा सकते हैं। तो कैबिनेट के अंतर्गत एक कैजुअल फॉर्म का भी कैबिनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग किचन कैबिनेट बोलते हैं। उसमें कुछ ही मेंबर होते हैं, 3, 4, 5। मैडम इंदिरा गांधी जो थी वो कुछ ज़्यादा इसको यूज़ करती थी, उन्होंने रातों रात इमरजेंसी का डिसीजन ले लिया, किसी से बताया तक नहीं। तो ये सब प्रोसेस थी, वो बहुत यूज़ करती थी अपनी बातों को। कुछ उसके पीछे कई रीज़न है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। कई रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, अभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। तो कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा कैजुअल फॉर्म का और भी ग्रुप होता है जिसको हम लोग किचन कैबिनेट बोलते हैं।
ये वर्ड आता है, इसके अंतर्गत होता है किचन कैबिनेट, है ना। ये टर्म है, एक क्रोनोलॉजी यूज होती है मिनिस्टर को समझने के लिए। एक वर्ड इसके अलावा यूज होता है जिसको मैंने अभी बोला, शैडो कैबिनेट। नो, ये अलग है। शैडो कैबिनेट की परछाई, शैडो मतलब परछाई, मैं कहूँ मेरी शैडो दिख रही है, इसी तरह का कुछ प्रोसेस है। ये जो ओरिजिनल कैबिनेट होती है, ये वाली जो ओरिजिनल कैबिनेट होती है, ये किसकी होती है? रूलिंग पार्टी की। तो जो ये जो प्रैक्टिस है ये फॉलो की जाती है यूके में। शैडो कैबिनेट की प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है यूके में। यूके में जब गवर्नमेंट बनती है तो रूलिंग पार्टी, जैसे इस समय बीजेपी है, अगर बीजेपी यूके में होती तो वो अपनी कैबिनेट बनाती है, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टी है वो एक शैडो कैबिनेट अपने यहाँ बना के चलती है। मतलब कि जैसे ही वो सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन मिला, वो सरकार गई, तुरंत ये कैबिनेट रेडी है। ये कॉन्सेप्ट होता है शैडो कैबिनेट का। हाँ, शैडो कैबिनेट में ऑब्वियसली वो मेंबर कहाँ मिलेंगे, वो तो मिनिस्टर्स होते हैं। बात क्लियर है? तो शैडो कैबिनेट का ये प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ों को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चलिए देख लीजिए भाई, इनको पहचानते हैं? ओम बिरला। अब इनको बताइए कौन है ये, नाम बताइएगा। हाँ बताइए, कोई बता सकता है ऑनलाइन पे भी? इनका नाम हरी करके, हाँ डिप्टी स्पीकर तो है, लेकिन इनका नाम क्या है? मैं आधा नाम लिखे दे रहा हूँ, आप लोग पूरा बताइए क्या है। हरी नाम है, आधा मैं बता रहा हूँ, पूरा आप लोग बताइएगा। लक्ष्मण नहीं, चलिए वो बात की बेटे, मैटर ही क्या है। ही इज लोकसभा स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। अब क्या है इनका कॉन्सेप्ट, ये देखिए। नहीं, ये आप लोग बताइए, थोड़ा काम आप लोग भी तो करिए, सारा काम मैं करूँ। देखिए, लोकसभा हो गई, तो लोकसभा एक ग्रुप ऑफ मीटिंग होती है, तो उसको चेयर करने के लिए कौन होते हैं? स्पीकर। एक कौन होते हैं? डिप्टी स्पीकर। और कोई भी होता है? आप लोग को बता रहा हूं, सबके लिए जरूरत नहीं है। एक पैनल ऑफ स्पीकर होता है, पैनल ऑफ स्पीकर होता है। जल्दी से समझिए फिर देखिएगा। देखिए, लोकसभा को चेयर करने के लिए स्पीकर होना चाहिए। अब क्लास को लेने के लिए मैं हूं, अगर सपोज मैं नहीं आऊँगा तो मेरी जगह पे कोई ना कोई तो क्लास लेगा, तो वो डिप्टी में आ जाते हैं। तो जो बंदा चेयर कर रहा था वो स्पीकर होता है, उनकी एक पोस्ट होती है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं अवेलेबल है, कहीं बाहर चले गए हैं, बीमार हो गए हैं, और ईश्वर ना करे कि उनकी डेथ होगी, तो उनकी जगह पे कौन लेगा? तो स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर आते हैं। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है किसी सिचुएशन में, स्पीकर नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो एक पैनल बनाया जाता है कुछ मेंबर का। लोकसभा ही में ये सब प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें से एक पैनल बनाया जाता है, 4, 5, 7, 8, 9 मेंबर होते हैं, उनमें से कोई बंदा उठ के उस बिल को चेयर कर लेता है। बस एक यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ फैक्ट हम लोगों ने दिए वो देख लेते हैं। स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, पहला फैक्ट क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यही होते हैं स्पीकर। नेक्स्ट, बोथ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा अमंग्स देमसेल्व्स। इनका इलेक्शन क्या होता है? जो लोकसभा के मेंबर आते हैं उन्हीं में से ही होता है। अब यहाँ पे भी एक थोड़ी सी रिचुअल ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। जो स्पीकर होते हैं वो जनरली रूलिंग पार्टी के होते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो जनरली अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर सपोज है स्पीकर को हमने अपोजिशन पार्टी का कर दिया तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन की तरफ से बाइस्ड होगा। तो बैलेंस करने हाँ, हाँ। लेकिन ये कितने दिन तक रहोगे एब्सेंट? प्रोसेस क्या होता है, जनरली ऐसा केस जब होते हैं ना, तो सब लोग जानते हैं आपस में कि क्या माहौल है, तो स्पीकर सब मौजूद रहते हैं इन केस ऑफ ऐसा। लेकिन ये बैलेंस बनाने के लिए कि हमने रूलिंग पार्टी को स्पीकर कर दिया है, तो डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी का कर दिया जाता है। ऐसा सिनेरियो होता नहीं है। जब बिल आता है ना, अब कोई GST का बिल था तो तब स्पीकर सब मौजूद थे, ठीक है। इस बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ होता है। बोथ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, और उनका इलेक्शन उन्हीं में से होता है। नेक्स्ट, इफ स्पीकर एब्सेंट, वही सब आता है, डिप्टी स्पीकर विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, एस फॉर स्पीकर एंड द DS फॉर डिप्टी स्पीकर, रिमेन इन ऑफिस एज दे आर मेंबर ऑफ द हाउस। दे रिजाइन फ्रॉम द हाउस बाय राइटिंग ईच अदर। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोग उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर तभी तक रह सकते हैं जब तक वो उस हाउस के मेंबर हैं। नहीं समझ पाया? जैसे
सब ओम बिरला साहब हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, वो चुन के आए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी लोकसभा की मेंबरशिप किसी वजह से चली गई तो उनकी वो पोस्ट लोकसभा स्पीकर की भी चली जाएगी, यही वो लाइन कह रही है। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब उनकी अपने आप चली जाए। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि वो चाहे कि भाई मैं रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो रिज़ाइन करेंगे तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? डिप्यूटी स्पीकर को, और डिप्यूटी स्पीकर अगर करेंगे तो स्पीकर को, वही इधर लिखा हुआ है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, अब लोकसभा स्पीकर के बारे में, अब स्पीकर साहब की कौन सी स्पेशल पावर है देखिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है। जनरली क्या होता है, एक बिल आता है लोकसभा में और वहाँ से वो पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, देन प्रेसिडेंट के पास। सपोज दैट कोई बिल आया, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ, तो कंडीशन क्या होगी? तो राज्यसभा वापस करता है लोकसभा को कि भाई ऐसा है कि आप जो प्रोसेस भेजा उसको फिर से रीचेक करो, और अमेंडमेंट करके फिर उसको वापस भेजा गया। तो ये प्रोसेस सपोज है, फिर राज्यसभा नहीं माना, देन क्या होगा? तो कोई ऐसा मुद्दा जिस पर कोई बिल आया हो और उस पर लोकसभा एंड राज्यसभा में टसल हो जाए, मतलब दोनों ना माने, नहीं, अब मैं बता, इसका प्रोसेस है, फिर लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, दोनों के मेंबर यहाँ पे मिलते हैं, और उस ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा? उस ज्वाइंट सिटिंग को लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये लोकसभा के स्पीकर की स्पेशल पावर है। क्लियर? वन मोर, देखिए जनरली क्या होता है, लोकसभा से बिल आया और राज्यसभा में गया, या राज्यसभा से आया लोकसभा में जाएगा। एक हाउस से बिल पास होकर दूसरे हाउस में गया और दूसरे हाउस में वो बिल पास नहीं हुआ, देन होगा क्या? तो दूसरा हाउस है वो फर्स्ट हाउस को फिर रिफंड करेगा कि भाई इसको फिर से देखो, तो नए वाले ने कहा नहीं इसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी से पास करना पड़ेगा। तो एक से पास हो गया, दूसरे से नहीं पास हुआ, टसल हो गई। तो इस सिचुएशन में वहाँ पर एक क्या होती है, एक कंबाइंड ज्वाइंट सेटिंग होती है, थोड़े से मेंबर इनके लिए आते हैं, थोड़े से मेंबर इनके लिए आते हैं। उस जब वो ज्वाइंट सेटिंग होती है उसको चेयर कौन करता है? ये एक स्पेशल पावर है लोकसभा स्पीकर की, जिसको लोकसभा के स्पीकर चेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफाइंस अ बिल आ मनी बिल और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। कोई भी बिल आएगा उसको कैसे पता है? असल में होता क्या है, मनी बिल अगर हमने किसी बिल को डिफाइन कर दिया तो आप समझ लीजिए फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, बहुत ईजिली वो बिल पास हो जाता है। फाइनेंस बिल फर्स्ट के अंदर भी यही कंडीशन है, लेकिन ये इंटरनल डेप्थ है, अभी हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आगे करेंगे। तो जो मनी बिल अगर किसी बिल को हमने डिफाइन कर दिया तो वो बहुत ईजिली पास हो जाता है वहाँ से, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये पावर किसके पास है कि कौन डिफाइन करेगा कि एक बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये पावर किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट एक बार रोक सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही वो इंट्रोड्यूस ही किया जाता है, रोक नहीं सकता। वो अलग कंडीशन है, वो अलग अलग सिनेरियो है, वो फिर कभी देखेंगे जब आप लोग हायर क्लास आएंगे। इफ ही शी इज अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी, ऑटोमेटिकली he/she become the ex officio chairman of that particular committee like business advisory committee। देखिए ये लाइन बाद में पढ़िएगा, जो मैं बताऊँ उसको देखिए। होता क्या है कि पार्लियामेंटेरियन अब बोलना पड़ेगा कि पार्लियामेंटेरियन, एक रिसर्च पेपर आया तो उससे पता चला कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन हैं जिनको रियल में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। फैक्ट है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और वो जैसे सपोज डैट एक केस भी चला था कि स्मृति ईरानी साहब को, स्मृति ईरानी जी थी, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, तो ऑल्दो शी वाज नॉट एज सच क्वालिफाइड, ऐसे उनके ऊपर ब्लेम किया जाता था, वो अलग मैटर है। तो क्या होता है कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, अब जैसे स्मृति ईरानी साहिबा हैं, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, रियल फैक्ट है ना। अब अरुण जेटली साहब बीइंग एज अ प्रोफेशन एज अ एडवोकेट, ऑल्दो ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एडवोकेट थे बट उनको फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, ऑल्दो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इशू है नॉलेज या स्किल की इशू होती है। तो होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं, मनी बिल आना, टैक्स के बारे में करना, ये सब बहुत से काम होते हैं, बहुत वर्कलोड होता है। तो ये सब काम कैसे कराए जाते हैं? तो पार्लियामेंट में इन सब कामों को करने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है, जिनको हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। आपको बताऊं कि नियरली 30 से 6 तरह की मेन सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में 6 7 कमेटीज़ हैं। हर कमेटी में कुछ अलग अलग मेंबर है, ये एक अलग डिबेट है। तो होता क्या है
कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उसको, एमपीज जो हैं वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। तो वर्क को अच्छा करने के लिए पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं जो छोटे छोटे से स्पेसिफिक वर्क करती हैं। और उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? थोड़े से मेंबर इस कमेटी में, थोड़े से मेंबर उस कमेटी में। और अगर किसी कमेटी में लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो गए, जैसे मान लीजिए एक कमेटी बनी जिसमें लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है लेकिन किसी दूसरी कमेटी में है, तो अगर उस कमेटी के वो मेंबर हुए तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो वहाँ के चेयरमैन हो जाएंगे उस कमेटी के। ये उनकी स्पेशल पावर है। सर, तो ओम बिरला जो हमारे स्पीकर है वो किसी हैं? हाँ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी है जो वहाँ के थोड़े से बिजनेस वाले प्रोसेस को देखती है, उसके ये मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं लिखा हुआ हूँ, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, किसी को पता? हाँ, पोस्ट हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ और भी बोलूँगा, एक्स ऑफिशियो का मैटर होता है कि उनकी मेन पोस्ट कहीं और है, उसके साथ साथ ये इस वाली भी पोस्ट को चेयर कर रहे हैं। हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये बात क्लियर है। तो ये बात चीज़ है कि अगर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बाय डिफॉल्ट किसी भी कमेटी के मेंबर बनते हैं तो वो अपने आप वहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, अपर हाउस सेम प्रोसेस रहेगा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम है, कुछ चेंजेस है वो हम आपको बता देंगे। इलेक्शन मेथड इनडायरेक्ट, लोकसभा में इलेक्शन मेथड क्या था? डायरेक्ट। डिफरेंस क्या है दोनों में? एग्जैक्टली। देखिए बहुत सही, एकदम सही है। देखिए इलेक्शन जनरली दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट वन। डायरेक्ट वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और इसको बोलते हैं ये लिखने से। ठीक है, इसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, एक लिस्टिंग सिस्टम होता है, वो बहुत सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविक्स के कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी आपके लिए है भी नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। जो इलेक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का दूसरा नाम अक्सर हम लोग FPTP बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसको समझ ली क्या है कि सपोज दैट एक रेस हो रही है ना, रेस में बहुत से पार्टिसिपेंट भाग कर रहे हैं, जो बंदा सबसे पहले क्रॉस लाइन को क्रॉस करेगा वो विनर हो जाएगा। मैटर ये नहीं करता कि वो पर्टिकुलर किसी टाइम ड्यूरेशन में, कोई मैटर नहीं करता, जो सबसे पहले क्रॉस करेगा वही जीतेगा। ठीक है, ये कहां पे होता है? आपके लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में आपका, और पंचायत वाले इलेक्शन में आपका FPTP यूज किया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं। हमने और आपने क्या किया, लोकसभा में कुछ मेंबर को भेजा जिसको हम लोग MP भी बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा में जिनको भेजा जाता है उनको MP बोलते हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर में किसी को भेजा जाता है तो उसको MLA या MLC बोलते हैं। और जब वो आपकी जगह पर वो लोग इलेक्शन करके किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में किसी को विन या लूज कराते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब आपने भेजा MP MLA MLCs को, और वो MP MLA MLCs आपकी जगह पर इलेक्शन करेंगे आपस में, और उसके बाद किसी पर्सन को ऑप्ट करेंगे, तो वो कौन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट सिस्टम से होता है। राज्यसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होगा। कैसे इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है? जैसे आपकी जो यूपी है, यूपी से टोटल सीट है 31 नियरली, अगर चेंज में ना 31 सीट है जो यूपी से भरी जाती है, कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो होता क्या, आपने किसको भेजा? MLA MLC को भेजा, कहाँ? यहाँ पे जो हजरतगंज में। तो वो लोग आपस में इनडायरेक्ट प्रोसेस में इलेक्शन करते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता कैसे? वो बहुत तगड़ा प्रोसेस है। आपको फिर वहां पर ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, उसमें एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, कोटा। बस इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें क्लियर है। एक कोटा डिफाइन करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या कंडीशन हो रही थी कि जो पर्सन सबसे पहले क्रॉस लाइन को क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा, मैटर नहीं है कि कितने परसेंट वोट लाए। लेकिन यहां पर एक कोटा होता है,
कोटा का मतलब कि कोई भी पर्सन इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन जीतेगा तभी जब एक पर्टिकुलर कोटे को वो क्रॉस करे। अब कोटे का फॉर्मूला होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि 100 लोगों का इलेक्शन होना है, 100 लोग ज्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 100 लोग गलत हो जाएंगे, 2 लोगों का इलेक्शन है, 2 लोगों का इलेक्शन होना है। अब 2 लोगों का इलेक्शन यूपी से होना है। अब यूपी से 2 लोगों का अगर इलेक्शन करना है तो उसका प्रोसेस कैसे होगा, क्या पब्लिक आएगी? तो एक कोटा फॉलो कर दिया जाएगा कि अगर एक पर्सन 50% वोट लेके आएगा, 50% वोट लेके आएगा, तभी वो इस लाइन को क्रॉस करेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं फॉलो होता तब तक ये प्रोसेस चला करता है। इसी वजह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला आपके राज्यसभा में, इसी तरीके से आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही वाला प्रोसेस यूज होता है। राज्यसभा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कभी वक्त मिलेगा तो इससे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल हमको ये जानना है। और जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे से ही होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोटा वोटा का बहुत इंटरनल डेप्थ है, इसमें बात जाइए, इसमें जाएंगे तो फिर इसी को पढ़ते रह जाएंगे। नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन क्या है इनकी? ये एक परमानेंट बॉडी है, हाँ, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? तो हर साल रिटायर होते रहते हैं और उनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट वे में। जहां जिस स्टेट से रिटायर होंगे वहां पर इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो अभी मत जानिए, मुझे लग रहा था वो दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वन, टोटल मेंबर 250, नॉट मोर देन 250 मेंबर, 238 फ्रॉम द स्टेट एंड यूटीज, और 12 कहां से होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अलग अलग सीट। यस सर, एक क्वेश्चन आया था बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट इज मैक्सिमम, उसमें हाँ बताइए। तो उसमें ये सारे ऑप्शन लेकिन 250 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 245 255 इधर ऐसे नहीं, तो इजी क्वेश्चन, वो करंट पूछ रहे हैं। 250 मैक्सिमम है कि इतने हो सकते हैं, अभी 250 नहीं हुए, तो जितना करंट में चल रहा होगा उस टाइम वो कुछ, तो इतनी टाइम जो चल रहा है, क्योंकि अभी कंडीशन को तो देखना पड़ेगा इस समय करंट में क्या है, क्योंकि इलेक्शन वो होता रहता है ना, 2 साल के बाद 1/3 रिटायर होते रहते हैं, तो ये डेटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो अभी इसको देखेंगे तो शायद 245 विल बी द करेक्ट आंसर, शायद उसका रहा हो, ठीक है? वो देखना पड़ेगा अभी करंट में उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। ये रूल है, अगर नहीं करेंगे तो फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा आपको, हर एक स्टेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा अगर ये प्रोसेस नहीं किया। क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व होती नहीं है, तो एक यही प्रोसेस है जिसके जरिए से नया मेंबर उसके अंदर इंक्लूड होते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, राज्यसभा। नेक्स्ट वही सब चीजें होंगी। टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 30, शुड नॉट बी द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, स्पेशल पावर बता चुका हूं आप लोगों को, क्लियर है? When union government can make law on state lease on certain situation like national interest, तब ये एक रेजोल्यूशन अपने यहाँ पास करेगी। इसके लिए आर्टिकल मैंने क्या बताया था? 249, इसके लिए 312, ठीक है? इसको बता चुका। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बात क्लियर? इनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा which is elected by the member of राज्यसभा among themselves। ध्यान रखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन राज्यसभा से नहीं होता, उनको इलेक्ट किया जाता है। ये बात क्लियर है? इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन होता है उनका, जैसे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है उसी तरीके से। नहीं, वो हर जगह के लोग होते हैं, आपके लोकसभा राज्यसभा का प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो उनका अलग प्रोसेस है। जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे तब उनका प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन की बात, नहीं, अगर होती तो एक्स ऑफिशियल लिखा होता वहां पे, ऐसी कोई पोस्ट उनके लिए फिक्स नहीं है, ठीक है? वहां पे एक्स ऑफिशियल लिखा होता। देखिए इनको सभी जानते होंगे, वेंकैया नायडू। ये कौन है? नहीं पता। हरी नहीं, ये हरी उसमें भी थे, हरी इसमें नहीं है, नहीं एग्जैक्टली, वेरी गुड, टू गुड, अमेजिंग पॉइंट। हरी ये भी है, चलो ये भी बहुत अच्छा है, हरी ये भी है। अब आगे
लास्ट वाला ही तो बताना, यही तो एक क्लू है, ये है। अब इसके बाद हाँ देखिए बताइएगा, थोड़ा मैसेज टाइप करिएगा व्हाट्सएप पे, थोड़ी मेहनत करिएगा इसमें। नहीं नहीं, दोनों में ही हरी है बट थोड़ा सा नाम चेंज। हाँ ऐसे तो बहुत नाम है, कितने लोग हैं, 7 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, 130 करोड़ इंडियन में लगाते रहो। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन। चलिए अब हम भी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, जो इंस्टीट्यूशन थी लेजिस्लेचर, ठीक है। अभी हमारा क्या बचा है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की बात भी देखेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुडिशरी के बारे में बहुत बेसिक सा चीज देख लिए। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये पूरा मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे, हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे, कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव ऑन टू टॉपिक। All the courts at different level in the country put together are called as judiciary. Basic fact. Indian judiciary consists of basic fact. अब यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट। क्या प्रोसेस है पहले देख लेंगे, उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए भाई ये बिल्डिंग है, फैक्ट कुछ जल्दी जल्दी देख लीजिए, यहीं पे सब चीजें क्लियर कर दूंगा। देखिए एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है फर्स्ट वन, सबसे नंबर 1 पे। इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। इलेक्टोरल कॉलेज का नहीं, इनका कॉलेजियम सिस्टम बता रहा हूं क्या होता है। कॉलेजियम वर्ड पहले सुना कभी? नो। कॉलेजियम का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम का मतलब होता है 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब इनको पुट टुगेदर किया जाता है तो ये कॉलेजियम कहलाते हैं। कॉलेजियम और वर्ड यूज कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्या है, 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड एज कॉलेजियम। नहीं अभी बता रहा हूं, अभी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे एक चीज मैं बता दूंगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। जो ये कॉलेजियम हो जाता है, कॉलेजियम इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक अ रिकमेंडेशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल। नहीं, जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहां के जजेस और चीफ जस्टिस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए सपोज है सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति करनी है, किसी को अपॉइंट करना है, कैसे प्रोसेस होगा, एक लिस्ट आती है, कॉलेजियम एक शॉर्ट लिस्ट करेगा नाम, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देगा कि इनको इनको वहां पर भेजा जाए। फिर वो लिस्ट किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो रिकमेंडेशन कौन करता है, कॉलेजियम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो। तो एक कौन है, कॉलेजियम के बारे में प्रोसेस होता है। एज क्या होती है, मिनिमम एज इज नॉट प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं डिफाइन की गई है, लेकिन एक चीज बताई गई है कि मैक्सिमम कितनी एज तक, 65 ईयर्स तक रह सकते हैं। ठीक है, 65 ईयर्स तक रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टेन्योर का ड्यूरेशन क्या है, वही मैंने आपको बता दिया कि 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यही 2 मेन क्राइटेरिया है कि जिनके आधार पर उनको हटाया जा सकता है। Proved misbehavior and incapacity is the main reason for his removal। जैसे कुछ गलत व्यवहार कर दे, जस्टिस कुरियन का नाम सुना है किसी ने? कर्नाटक वाला प्रोसेस कुछ याद है? बहुत अजीब से उन्हें ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ होता क्या, सपोज है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, अब उन्होंने कह दिया हम फॉलो नहीं करेंगे आपकी चीजों को, तो ये होगा उनका मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी के काबिल ही नहीं थे बट वो जज बन गए। तो यही 2 मेन कंडीशन होती है जिनके ऊपर उनको हटाया जा सकता है। अब उनको हटाने का प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसके बारे में नहीं जाना। तो ये 2 कंडीशन है। हाँ सर, इसमें मिनिमम एज नहीं दी जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने बताया ना कि अब ये डिसाइड करता है कॉलेजियम,
इसी वजह से इस कॉलेजियम को खत्म करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्ट को ये लेके आए थे, NJAC एक्ट। क्या था ये एक्ट? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा उस टाइम की कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली करे हुए, किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं जुडिशरी में, किसको अपॉइंट किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, कोई वो नहीं है। कॉलेजियम जिसको सही समझता है उसको वो अपॉइंट कर देता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट का भी इनरोलमेंट होना चाहिए। तो कैसे होता? तो वो एक एक्ट लेके आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। एक्ट लेके आई, उसमें क्या हुआ, कहा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ मेंबर इसमें होंगे। तो 6 लोगों का एक कमीशन बनाया गया था और बोला गया कि इसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे और 3 मेंबर जुडिशियल के होंगे। जैसे उन्होंने इस एक्ट को पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू। कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं। क्या लिया आपने? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। ये कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेती है, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इस एक्ट को खत्म कर दिया, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओके, मूव ऑन। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होगी तो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक चीज और भी देख लीजिए, कभी कभी उनका भी तो मन करेगा भाई हम रिजाइन कर दें। नहीं, क्यों करेगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सपोज एंड मान लीजिए कुछ हो जाए तो जब रिजाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। डिप्टी स्पीकर वाला ध्यान रखिएगा, उसमें कभी कंफ्यूजन होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। यही सेम केस पूरा का पूरा प्रोसेस हाई कोर्ट के साथ भी है। अब ये एपेक्स कोर्ट थी, वो स्टेट की एपेक्स कोर्ट हो जाएगी। अपॉइंटमेंट कौन होता है? अगेन पूरा लाइन यही उतर जाएगी। इनकी मिनिमम एज नहीं डिफाइन है, लेकिन जो कितने साल तक हो सकते हैं? 62 ईयर्स तक होते हैं। ठीक है, और इनका रिमूवल प्रोसेस अगेन वही है, सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, लास्ट पॉइंट इसके लिए, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रहे हो और एडवोकेट रहे हो नियरली 10 साल तक, ये कंडीशन याद रखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मैटर। थर्ड वन, ये इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट को नहीं पता उनके बारे में तो वो नहीं हो पाएंगे इसमें। हाँ, अगर ऐसा प्रेसिडेंट साहब को लगेगा ऐसा नहीं है तो वो नहीं होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली केस हुआ है। अभी इसको आपसे एक क्वेश्चन आपको देंगे, वो आपको करना है। अभी रिसेंट पास में एक लेडी जज हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस में भी वो इन्वॉल्व थी, उनको इसी कंडीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उन लेडी जज का नाम बताना है, लेडी जज का नाम बताना है। क्वेश्चन क्या है? थर्ड कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन को वो फॉलो कर रही थी, थर्ड कंडीशन, उसको फॉलो करने के बाद प्रेसिडेंट ने उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, और सुप्रीम कोर्ट का जब वो जज बन गई उसके बाद इंडिया के एक प्रोमिनेंट केस में वो जजेस की जो बेंच बनती है, 5 जजेस की बेंच, उसमें वो एक मेंबर थी, और मेंबर होने के साथ साथ उन्होंने डिसेंट में वर्डिक्ट भी दी थी। डिसेंट में सपोज दैट मान लीजिए 5 जजेस की एक बेंच थी, 5 जजेस एक साथ बैठे थे, 4 ने कहा कि ये बात सही है, 1 ने कहा कि ये बात गलत है। तो जिसने कहा था ये बात गलत है, ये वही लेडी जज थी। और वो केस कौन सा है, थोड़ा सा सर्च करिएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। सर्च में कैसे डालेंगे उसको? अब ये इट्स अप टू यू। चलिए केस में बताऊं तो फिर सॉल्व भी हो जाएगा, नाम बता देगा, शायद सबरीमाला केस, सबरीमाला मंदिर। ठीक है ना, कि एक वो स्टेज थी ना कि गर्ल्स को अलाउ करना चाहिए, लेडी को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर केस हुआ था। अब इन जज का नाम बताइए, अभी कोई नहीं बताएगा, सब मुझे पोस्ट करके बताएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पे मुझे बता दिएगा कि क्या था उनका नाम। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगेन यही सेम प्रोसेस होगा हाई कोर्ट के लिए, कुछ हाई कोर्ट अलग अलग है, देख लिए। ये कहाँ की है? नो, हाई कोर्ट दिल्ली, लखनऊ की है। अब बाकी कहाँ की ये पूछ नहीं रहा हूँ।
ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ। हाई कोर्ट ऑफ लखनऊ, वेरी गुड, किसी ने बहुत मजबूती से बोला। नेक्स्ट अभी इसलिए आप हमसे ऐसा क्यों पूछेंगे कि दिल्ली का हाईकोर्ट किसी भी पूछेंगे? लॉजिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब देखिए क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम है। देयर आर, अब एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है कि देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, 6 हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन 1 स्टेट एंड यूटी, और दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। इंडिया में स्टेट कितने टोटल? 28। यूटी कितनी है? 8। बट टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है, और जिसमें से एक यूटी के पास हाई कोर्ट है, या ऐसे बोले 24 प्लस एक यूटी के पास हाई कोर्ट है। इसका मतलब है कि कुछ हाई कोर्ट ऐसी हैं कि जिनके पास एक से ज्यादा स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, अभी कौन कौन सी है इसमें नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो देख लेंगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है ना, ऐसी बहुत से हाई कोर्ट है जिनके पर एक से ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? जजेस, इट कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सम अदर जजेस। तो जज ये कौन डिफाइन करता है? अगेन ये प्रेसिडेंट साहब डिफाइन करते हैं कि किसी हाई कोर्ट में कितने जज रहेंगे और कितने प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, एज मिनिमम इज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां तक रह सकते हैं? 62 ईयर तक वो रह सकते हैं। रिमूवल और रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्या है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट, सेम एज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन, अब ये कंडीशन थोड़ी सी देख लीजिए, ये जरूरी है, जाना जरूरी है। 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरी कंडीशन क्या है? इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है कि ही और शी मस्ट हैव हेल्ड एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। वो एक जुडिशियल ऑफिसर, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर वर्ड यूज करिएगा, जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर इंडिया की किसी भी टेरिटरी में हो, एंड और एक कंडीशन और भी है कि एन एडवोकेट फॉर 10 इयर्स इन अ हाई कोर्ट और इन अ डिफरेंट हाई कोर्ट। मतलब कंडीशन क्या है कि वो पर्सन के लिए 10 साल किसी ना किसी जुडिशियल ऑफिसर की रैंक पे होना चाहिए, और उसी के साथ अगर वो नहीं है तो एक कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 10 साल तक वो हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट में या किसी दूसरे हाई कोर्ट में भी 10 साल तक वो एडवोकेट होना चाहिए इन अ सक्सेशन में। ठीक है, ये इनकी मेन कंडीशन है। लिखा हुआ क्या है? इन अ हाई कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कंडीशन है। जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, अगर जज बन जाए उसमें तो फिर हाई कोर्ट के 5 साल तक जज होना चाहिए। ठीक है, सर, तो वैसे ही अगर लोअर कोर्ट में अगर 5 से 10 साल नो नो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, कोई मतलब तीसरी कंडीशन नहीं है। एक कंडीशन और है जो सुप्रीम कोर्ट में थी, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट नहीं है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सबऑर्डिनेट कोर्ट। जल्दी से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, एक फिगर देखेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या है। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस दिखेगा। जो केसेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कितने तरीके की होती है? 2 तरह की। एक होती है सिविल केस, एक होती है क्रिमिनल केस। सिविल केस मतलब किसी का जमीन के बारे में कुछ प्रोसेस हो गया, लैंड, रेवेन्यू, इन सब के बारे में। क्रिमिनल केस, किसी को मारा पीटा गया है, किसी का मर्डर किया गया है, डकैती का प्रोसेस, तो इस तरह के केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिमिनल केस। तो सिविल केस और क्रिमिनल केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और साइमल्टेनियसली देखते हैं, कोई अलग से उनकी बेंच नहीं होती। बट जब हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं तो इसकी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। एक ब्रांच आपकी सिविल केसेस को देख रही होती है और एक ब्रांच आपकी क्रिमिनल केसेस को देख रही होती है। ठीक है, कैसे देख रही होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन यूनिफॉर्म इन द थ्रू आउट द कंट्री। ये प्रोसेस बेसिक लाइन है कि ये जो प्रोसेस है ये हर जगह सेम ही फॉलो किया जाता है। There are 2 type of subordinate court. Number 1 is civil court. Number 2 is criminal court. कैसे प्रोसेस है? They function under the control and superintendence of high court. जिस स्टेट में होंगे वहां के सबऑर्डिनेट कोर्ट वहां के हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में काम करेगी, उसी की सुपरिंटेंडेंस में काम करेगी। अब ये स्ट्रक्चर देख लिया आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके ऊपर कहीं पे आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। देखिए इस चीज को बहुत इसको समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जब डिस्ट्रिक्ट जज
यहाँ के जो जज होंगे उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज को सुप्रीम कोर्ट का जज। तो जो यहाँ के जज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस को देख रहे होते हैं तब हम उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, बट जब वो क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं तो सेशन कोर्ट वाले जज उनको बोला जाता है। जब वो किसके केस को देख रहे होते हैं? क्रिमिनल वाले को, ठीक है। और जब ये सिविल वाले केस को देख रहे होते हैं, सेम ही जज है, बट जब सिविल केस को देखते हैं तब उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वो क्रिमिनल केस को देख रहे होते हैं तो वो सेशन कोर्ट के जज को बोला जाता है, ठीक। अब इसके नीचे सिविल साइड वाले अलग हो जाते हैं और क्रिमिनल साइड वाले अलग हो जाते हैं। सिविल साइड वाले डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन होता है? सबऑर्डिनेट जज। और ये इसके नीचे होता है मुंसिफ कोर्ट। ये नीचे की कैटेगरी है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सबसे लास्ट में होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये थोड़े से बस कुछ प्रोसेस के बारे में। इसमें एक फैक्ट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें एक फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है जो आप लोगों के काम आ सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वो किसी भी क्रिमिनल केस के रिस्पेक्ट में मात्र 3 साल की सजा दे सकता है। कितने? 3 इयर्स। ये फैक्ट है। और जो आपके ये होते हैं चीफ जुडिशियल, ये 7 इयर्स की दे सकते हैं। ये बेसिक सा फैक्ट है। बाकी इनके बहुत छोटे छोटे से मैटर होते हैं, उसके बारे में ज्यादा फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये सब प्रोसेस आते हैं। जब एक ही पर्सन सिविल केसेस को देख रहा होता है डिस्ट्रिक्ट में, तो उस जज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। और वही पर्सन जब क्रिमिनल केस को देखता है तो उसको सेशन कोर्ट का जज बोलते हैं। फिर उसके नीचे और स्लाइड आ जाएगी, तो उसको सबऑर्डिनेट जज कोर्ट बोला जाता है, देन मुंसिफ कोर्ट। और अगर क्रिमिनल साइड का कोई प्रोसेस आता है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सब आपको गांव देहात कस्बे में देखने को मिलेगा। क्रिमिनल साइड में मतलब एक वो होता है लिमिटेशन की 7 इयर्स या 3 इयर्स में दे सकते हैं, बाकी सिविल साइड में हाँ, सिविल साइड में क्योंकि वो सजा नहीं दी जाएगी, किसी मैटर को सॉल्व करना होता है ना। जनरली क्या होगा, किसी ने किसी की जमीन के बारे में कुछ प्रोसेस किया होगा तो क्या होगा, जमीन के लिए हम वो नहीं कर सकते, तो मैटर को सॉल्व किया जाता है। हाँ, अब यहाँ पे भी कुछ है लेकिन वो इंटरनल चीज हो जाएगी कि यहाँ पर फाइनेबल होता है, अनफाइनेबल होता है, तो एक अलग चीज है। अभी हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुंसिफ कोर्ट, उसके ऊपर सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर इस तरफ से चलेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये प्रोसेस होता है। अब एक लास्ट चीज और फिनिश। लास्ट चीज होती है, मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो इन सब चीज को देख रहा है। इस वाले पूरे सेगमेंट को डिस्ट्रिक्ट जज देख रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? हो सकता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज का प्रोसेस क्या, कैसे डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कभी कभी डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को देख सकते हैं, वो एक अलग डिबेट है, बता रहा हूँ। बहुत सी जेनेसिस है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज आप लोगों ने ध्यान रखा, पीसीएस जे का एक एग्जाम होता है, नाम सुना है ना? पीसीएस जुडिशरी, नाम सुना है? पीसीएस जे का एग्जाम अक्सर बोर्ड पे देखा होगा, आईएएस पे। तो पीसीएस जे का जब कोई पर्सन एग्जाम देता है तो वो एक जुडिशियल कैटेगरी में ऑफिसर रैंक पे आता है, मतलब वो बनता है। और जब उसको थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो जाता है उसके बाद उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है और वहाँ की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट क्या करेगी, तो उसकी रिकमेंडेशन देती है, तो फिर गवर्नर साहब वहाँ के उसको अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज को। पीसीएस जे के थ्रू आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनेंगे, आप पहले वर्क करें एज अ जुडिशियल ऑफिसर के रूप में, उसके बाद आप वर्क करें, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे फिक्स होगी। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, एनीवन? कुछ भी हो अभी तक जुडिशरी और उसके रिस्पेक्ट में, एनीवन? किसी को ऑनलाइन किसी को कोई इशू हो पूछ सकता है, एनीवन? नो सर। क्लियर है? वेरी गुड। आई थिंक अब आ रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट टाइम पे आपका एग्जीक्यूटिव वाला भी प्रोसेस हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, ठीक है, उसको भी देखेंगे। ये तो बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा सेगमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू अगेन। Thank you, sir. My pleasure, my pleasure.